कभी आपने ये नोटिस किया है कि हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी रहती है वो हमेशा एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में रहती है। हमारे जो हाथ रहते हैं, फेस रहता है, हमें क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, किस तरीके से वॉक करना है, कब हमारा हाथ आगे जाएगा, पीछे जाएगा, किस तरीके से हम बिहेव करेंगे, ये सारे काम कौन करता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में उसे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं 30 डेज रिवीजन चैलेंज, जिसके अंदर आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हम इस लेक्चर को ऐसे कवर करेंगे कि आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और आप हर क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के क्या करते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब जैसा कि अगर हम बात करें, मैंने कहा कि हमारी बॉडी क्या करती है, सर्टेन फंक्शन को परफॉर्म करती है, वेरियस एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो उसके पीछे का रीजन क्या रहता है, देखिए क्या बताया जाता है। फॉर सर्वाइवल एन ऑर्गेनिज्म बॉडी मस्ट रिस्पॉन्ड करेक्टली टू वेरियस स्टिमुलाई इट रिसीव। इसका मतलब है भैया कि अगर हम क्या करने वाले हैं, हमारी सराउंडिंग में किसी भी तरीके के चेंज होते हैं या हम किसी भी तरीके के स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस पर्टिकुलर चीज के लिए रिस्पॉन्ड करती है। क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। और आपका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो हमेशा करेक्ट मैनर में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वो करेक्ट मैनर में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इफ इनकरेक्ट मैनर में वहां पर परफॉर्म करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसका सही से आंसर नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से जो एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए उस तरीके से आप उसे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब इस चैप्टर को अगर हमें पढ़ना है तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को याद रखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है स्टिमुलस। सबसे पहला क्या है, स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस वही होता है जिसके कारण आप क्या करते हैं, अपनी बॉडी को चेंज करते हैं, अपनी बॉडी से क्या करते हैं, किसी फंक्शन को परफॉर्म करवाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल चेंज। अगर आपकी बॉडी देखती है, आपकी बॉडी एक्सपीरियंस करती है कि आपकी सराउंडिंग में किसी तरीके का एक्सटर्नल चेंज है। अब ये एक्सटर्नल चेंज कैसा हो सकता है मे बी आपके पीछे कुत्ता दौड़ने लगे तो आप क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए भागने लगते हैं। जब आपके पापा घर पर आ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, बुक खोलकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वही एक्सटर्नल चेंज है जिसके कारण हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। फिर अगर हम बात करें रिस्पॉन्स, हमें पता है किस तरीके का हम क्या करते हैं, अपना बिहेवियर वहां पर शो करते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी क्या करती है, उस एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर आती है, रिसेप्टर एंड इफेक्टर। अब भैया ये रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर जैसे मान लो आपके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है तो वहां पे आपकी आंखें क्या कर रही हैं, उस कुत्ते को देख रही हैं। कभी आपने नोटिस किया कि जैसे कुत्ता आपके पीछे आता है, आपकी आंख नोटिस करके आपके ब्रेन को बता देती है, जिस कारण हमारा ब्रेन यहां पर क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। ब्रेन क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। भैया ब्रेन एक्सरसाइज करेगा तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं, भले वो हमारे कंट्रोल में है, भले वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन सभी को हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो रिसेप्टर हमारे बॉडी के वो पार्ट हैं जो कि क्या करते हैं, उन फंक्शंस के बारे में हमें बताते हैं जो हमें परफॉर्म करना है। फिर अगर हम बात करें इफेक्टर, इफेक्टर हमारे वो बॉडी पार्ट रहते हैं जो हमसे कहते हैं कि आपको ये फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करना है। जैसे अगर हम ध्यान दें, हमारे पीछे जब कुत्ता लगा तो हमारी आंख क्या करती है, उसे नोटिस करती है, बट हमारे जो पैर रहते हैं वहां पर क्या करते हैं, दौड़ लगाना शुरू करते हैं। इसका मतलब रिसेप्टर हमारी आंखें हैं और जो हमारे पैर है वो क्या है, इफेक्टर है। इसका मतलब है कि अगर हमें इस अर्थ पर सरवाइव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी के वेरियस फंक्शन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में करना पड़ेगा। जितने भी एक्सटर्नल चेंज होते हैं उनके लिए करेक्ट तरीके से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। जो एक्सटर्नल चेंज होता है उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। फिर अगर हम बात करें, जो रिस्पॉन्स हम शो करते हैं उसे हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। फिर अगर हम बात करें, इफेक्टर हो गया, रिसेप्टर हो गया। रिसेप्टर वो रहते हैं जो कि क्या करते हैं,
एक्सटर्नल सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। फिर इफेक्टर वो पार्ट रहते हैं जो कि क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो जल्दी से देखते हैं हमारी इन एक्टिविटी को ब्रेन किस तरीके से क्या करता है, फंक्शन करता है, और ऐसे क्या पार्ट हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं जो कि क्या करते हैं, यहां पर फंक्शन करवा रहे हैं। देखिए क्या बताया जाता है, यहां पर जो हमारे बॉडी के वेरियस फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करता है नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो पर्टिकुलर पार्ट है जो कि क्या करता है, एक्सटर्नल सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को भी रिसीव करता है, साथ ही में हमारा ब्रेन क्या करता है, जब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर देता है तो उसी नर्वस सिस्टम से क्या करता है, इफेक्टर तक मैसेज पहुंचाता है, और इफेक्टर को नर्वस सिस्टम क्या करता है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कह देता है। अब फंक्शन क्या रहता है हमारे नर्वस सिस्टम का, उसको देखते हैं। ये हमें क्या करता है, जो हमारी एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो हमारी एक्सटर्नल सराउंडिंग है, उसके बारे में इंफॉर्म रखता है। भैया किस तरीके से इंफॉर्म रखता है, जैसे कोई चीज अचानक से आपके सामने आती है तो आपकी आंखें और आपके कान क्या करते हैं, साउंड को सुन लेते हैं, आंख क्या करती है, उस चीज को आता हुआ देख लेती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, काफी ज्यादा जल्दी वहां पर रिस्पॉन्ड करती है। तो नर्वस सिस्टम अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, एक्सटर्नल वर्ल्ड से हमारे सामने क्या आ रहा है, हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, हम उसे नहीं जान पाएंगे। फिर अगर हम बात करें दूसरी एक्टिविटी क्या रहती है, कंट्रोल एंड हार्मोनियस ऑल वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटी। फिर अगर हम बात करें, हमारा जो ब्रेन रहता है वो जितनी भी वॉलेंट्री एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो क्या करता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू करता है। नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल में रहता है, जिस कारण वहां पर हम बात करें हमारी एक्टिविटी अच्छी तरीके से हो पाए, हार्मोनियस मैनर में हो पाए, उसे कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। क्या कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम। थर्ड के बारे में अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारी हेल्प करता है ताकि हम क्या कर पाए, चीजों को याद रख पाए। भैया चीजों को याद कैसे रख पाएंगे, जैसे आपने देखा होगा जब आप क्या करते हैं, स्कूटी चलाना सीखते हैं या बाइक चलाना सीखते हैं तो इनिशियली आपको क्या लगता है, वहां पर टाइम लगता है, बट एक बार जब आप सीख जाते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपको अलाउ करता है कब आपको ब्रेक प्रेस करना है, फिर अगर हम बात करें कब आपको स्पीड बढ़ाना है, कब आपको क्या करना है, वहां पर गियर उतारना है, कब आपको किक लगाना है, ये सारी चीजें कौन करता है, ये करता है नर्वस सिस्टम। फिर अगर हम बात करें, हमारी हेल्प करता है चीजों के बारे में हम क्या कर पाए, सोच पाए, किस तरीके से हमें किस कंडीशन में कैसे रिस्पॉन्स करना है उसके बारे में हमें बताता है। फिर साथ ही में अगर हम बात करें, दो चीजों के बीच में हम क्या कर पाते हैं, रीजन कर पाते हैं, वो किस वजह से कर पाते हैं, नर्वस सिस्टम के वजह से। किस वजह से कर पाते हैं, नर्वस सिस्टम के वजह से। अब भैया जो नर्वस सिस्टम रहता है वो हमारी बॉडी में ना सिर्फ वॉलेंट्री एक्टिविटी, बट अगर हम बात करें जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी रहती है उन्हें भी कंट्रोल करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी बॉडी की हर तरीके की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, जिनके बारे में हम सोच लेते हैं और जिनके बारे में हम सोचते नहीं है। जैसे हमें क्या करना है, दौड़ लगाना है, तो वहां पर वो हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटी है, नर्वस सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। कब हमें सोना है, वो हमारी वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, उसे हमारा ब्रेन बताता है। कब हमें भूख लगेगी, कब हमें प्यास लगेगी, फिर हमें कब खाना खाना है, कब नहीं खाना है, इन सारी चीजों को परफॉर्म करता है नर्वस सिस्टम। बट नर्वस सिस्टम अगर हम बात करें प्रोसेस करता है ब्रेन से, बट ब्रेन तो हमारे कहां पे रहता है, स्कल में रहता है, बट हमारी बॉडी इतनी बड़ी है तो बॉडी के अंदर क्या रहते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं न्यूरॉन्स। बॉडी के अंदर क्या रहते हैं, न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन्स ऐसा क्या करते हैं, न्यूरॉन सबसे पहले तो हमारी पूरी बॉडी में क्या रहते हैं, नर्व के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इनका काम क्या रहता है, एक्सटर्नल सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। रिसीव करने का काम कौन करता है, रिसीव करने का काम करती है डेंड्राइट। कौन करता है, डेंड्राइट। अगर आप यहां पर ध्यान दें, जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आपको यहां देखने को मिल रहे हैं, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन रहते हैं उनमें प्रेजेंट रहते हैं। एक बार जब ये एक्सटर्नल सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, वो भेजते हैं सेल बॉडी में। आप यहां पर देख पा रहे हैं ये क्या है, सेल बॉडी है। सेल बॉडी क्या करती है, उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स फिर क्या करती है, फर्दर एक्सोन से पास होती है, नर्व एंडिंग तक आ जाती हैं। नर्व एंडिंग आपके दूसरे वाले न्यूरॉन के पास प्रेजेंट रहती है, तो नर्व एंडिंग क्या करती है, साइनेप्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन में भेज देती हैं। अब यहां पर बात आई साइनेप्स की, किसकी बात आती है, साइनेप्स की। अब ये साइनेप्स होता क्या है, जैसे अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, ये हमारी दूसरे पर्टिकुलर न्यूरॉन के क्या है, रिसीवर, और ये क्या है, एक्सोन और नर्व एंडिंग। अब एक्सोन और नर्व एंडिंग क्या करती है, एक छोटा सा वहां पर
गैप प्रेजेंट रहता है जिसे क्या कहा जाता है, साइनेप्स। क्या कहा जाता है उस गैप को, साइनेप्स कहा जाता है। यहां पर एक लिक्विड फील्ड रहता है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एक नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन तक पास करने में हेल्प करता है। और अगर हम बात करें जो नर्व इंपल्स रहती है वो न्यूरो ट्रांसमिशन के थ्रू एक नर्व से दूसरे नर्व तक क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो हमने देखा कि हमारी बॉडी में अगर हमें एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन रहता है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का काम कौन करता है, न्यूरॉन करता है। बट अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कई सिचुएशन हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं जिसके बारे में हम सोचते बाद में हैं बट हमारी बॉडी क्या कर देती है, उस एक्शन को पहले ही परफॉर्म कर देती है। अब भैया कौन सी एक्टिविटी को हम पहले परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कई बार आपने नोटिस किया होगा कि अचानक से किसी जलती हुई चीज के ऊपर आपका हाथ आ गया तो आपकी बॉडी क्या करती है, अपने हाथ को जल्दी से पीछे खींच लेती है। किसी गेट में आपका हाथ दब गया होगा तो आपने देखा होगा आपने जल्दी से अपने हाथ को क्या कर लिया, पीछे कर लिया। ऐसा क्यों रहता है, ऐसे एक्शन हमारी बॉडी इसलिए परफॉर्म करती है ताकि हमें क्या कर सके, किसी भी डेंजरस सिचुएशन से बचा सके। अब ये डेंजरस सिचुएशन कैसी हो सकती है, कोई हमें खाने वाला है, क्या हो सकता है वहां पर आपके सामने शेर आ जाए तो वो आपको क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। उस सिचुएशन से हमें रिफ्लेक्स एक्शन बचाते हैं। फिर अगर हम बात करें अचानक आपका हाथ वहां पर दब गया था तो उस सिचुएशन से हमें कौन बचाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। अब अगर हम बात करें रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, तो जो हमारी बॉडी के क्विक रिस्पॉन्स रहते हैं किसी भी स्टिमुलस के लिए बगैर किसी सोचे, हम उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं हम उन्हें, रिफ्लेक्स एक्शन। और अगर हम बात करें रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए रहते हैं क्योंकि कई बार अगर हम बात करें ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पर हमारा ब्रेन थोड़ा स्लो प्रोसेस करता है जिस कारण वहां पर हमारी बॉडी को डैमेज हो सकता है। उससे बचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो एक्शंस डेवलप हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उन एक्शंस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब भैया रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, जैसे मान लीजिए ये है आप, ये कौन है, ये आप हैं। अब अगर हम बात करें आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को क्या करा जा रहा है, रिसीव करा जा रहा है। जैसे ही आप क्या करते हैं, एक बार इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेते हैं तो हमारा ब्रेन कहां पे रहता है, हमारा ब्रेन रहता है ऊपर हमारे माथे के अंदर। बट अगर हम बात करें ऐसी सिचुएशन में, जैसे मान लीजिए आपने यहां पर कोई गर्म चीज छुई तो वो जो नर्व्स रहती हैं वो क्या करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन लेकर जाती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, वहीं पर एक न्यूरॉन रहती है जिसे हम क्या कहते हैं, रिले न्यूरॉन। उसके थ्रू इंफॉर्मेशन को क्या कर देती है, बता देती है कि उसका एक्शन कैसा होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और स्पाइनल कॉर्ड है वो यहाँ पर दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं जो कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन को वो कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, स्पाइनल कॉर्ड को दे देना। स्पाइनल कॉर्ड का काम रहता है अगर जिस जगह पर हमें थिंक करना है, सोचना है, समझना है तो वो ब्रेन को मैसेज पहुंचा देता है। बट इन केसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन जहां पर हमारी बॉडी को डैमेज हो सकता है उस समय पर वो क्या करती है, मोटर न्यूरॉन जो सेंसरी न्यूरॉन रहती है उसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन आती है उसको रिले न्यूरॉन के थ्रू भेज कर बोल देती है कि आपको ये एक्शन वहां पर परफॉर्म करना है। जैसे आप वहां पर क्या कर चुके थे, अपना हाथ खींच चुके थे, कुत्ता आपके पीछे दौड़ रहा था तो आप अपने आप को क्या कर चुके थे, बचा चुके थे। तो वो उन एक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन कुछ और नहीं, वो पर्टिकुलर एक्शन है जिनकी वजह से हम अपनी बॉडी को किसी भी तरीके के डैमेज होने से प्रिवेंट कर लेते हैं। अब हमने दोनों जगहों पर पढ़ा, जो वॉलेंट्री एक्शंस हैं, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, इन्हें कंट्रोल कर रहा है नर्वस सिस्टम। तो हमारे नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करें कौन कौन से पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, तो सबसे पहला हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या है, ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ब्रेन। अब भैया जो हमारा ब्रेन है वो अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके अंदर ऐसा क्या रहता है। सबसे देखो, द ह्यूमन ब्रेन इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल एनिमल। सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड ब्रेन रहता है वो किसका रहता है, ह्यूमंस का रहता है। किसका रहता है, ह्यूमंस का रहता है। इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम और द स्कल। फिर आपने देखा होगा जो हमारा स्कल रहता है वो आसानी से क्या करके रखता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रिवेंट करके रखता है ताकि उसमें किसी भी तरीके का डैमेज ना हो पाए।
द स्पेस बिटवीन द कवरिंग मेम्ब्रेन, सेंट्रल स्पेसेस ऑफ द ब्रेन एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज फिल्ड विद अ सेरोस्पाइनल फ्लूइड। यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये आपका स्कल है, फिर अगर हम बात करें यहां पर हमारी क्या रहती है, स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। इनके बीच में देखा जाए जी, ये जो व्हाइट कलर का आपको यहां पर लिक्विड देखने को मिल रहा है, इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसलिए प्रेजेंट रहता है ताकि स्कल में, जैसे मान लीजिए आप चल रहे थे और अचानक से आप किसी चीज में ठग जाते हैं या किसी चीज से आपको लग जाती है, तो उस समय जो शॉक है वो हमारे ब्रेन तक ना पहुंच पाए, ब्रेन को क्या करा जा सके, शॉक से बचाया जा सके। शॉक से क्या करा जा सके, बचाया जा सके। क्योंकि अगर आप कहीं भी लड़ जाएंगे, कहीं भी आपको लग जाएगी, तो उस समय पर आपकी दिमाग के अंदर जो पर्टिकुलर चीजें स्टोर्ड है वो क्या हो सकती हैं, गायब हो सकती हैं, जिस कारण वहां पर ये फ्लूइड क्या करता है, किसी भी शॉक को प्रिवेंट कर लेता है। शॉक के कारण जो प्रेशर आता है उसे एब्जॉर्ब करता है। 3 प्राइमरी रीजन ऑफ द ब्रेन आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। और अगर हम बात करें, हमारे ब्रेन के 3 पार्ट रहते हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये हमारा कौन सा रहता है, फोर ब्रेन रहता है। उसको कनेक्ट करता है मिड ब्रेन। कौन कनेक्ट करता है, मिड ब्रेन। और सबसे नीचे कौन सा रहता है, हिंड ब्रेन रहता है। आपका जो कौन सा वाला ब्रेन रहता है, फोर ब्रेन रहता है, जो हमारे माथे के ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट रहता है। इसका काम रहता है कि जितनी भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं उन्हें कंट्रोल करना है। मिड ब्रेन का काम रहता है कि हमारी हिंड ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन आती है उसको हमारे फोर ब्रेन तक लेकर आना। हिंड ब्रेन के अंदर ऐसे पार्ट्स रहते हैं जिसको हम पोन्स कहते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, जो हमारी बॉडी की इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। कब आपको प्यास लगेगी, कब आपको भूख लगेगी, आपका स्लीपिंग साइकिल क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें ब्रीथ करना है, ये सारी चीजें कंट्रोल करता है हिंड ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है, हिंड ब्रेन। तो हमने देखा कि किस तरीके से ये पार्ट क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो जो फोर ब्रेन है वो हमारी ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट है। ये रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारे ब्रेन के पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, उसको कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद क्या करता है, प्रोसेस करता है। ये इंफॉर्मेशन कहां कहां से आती है, हमारी आंखों से आती है, नोज से आती है, ईयर से आती है, टंग से आती है, स्किन से आती है। यानी जितने भी सेंसरी ऑर्गन रहते हैं वो इंफॉर्मेशन को कहां पर भेजते हैं, वो भेजते हैं फोर ब्रेन के अंदर। फोर ब्रेन में क्यों भेजते हैं, क्योंकि फोर ब्रेन हमारे बॉडी का वो पार्ट है जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद प्रोसेस करता है और हमें बताता है किस तरीके से हमें क्या करना है, अपने एक्शंस को परफॉर्म करना है। द मिड ब्रेन एक्ट एज द ब्रिज टू ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। तो यहाँ पर जो मिड ब्रेन रहता है वो सिग्नल्स को क्या करता है, हिंड ब्रेन से फोर ब्रेन तक भेजता है, फोर ब्रेन से इंफॉर्मेशन को हिंड ब्रेन तक पास करता है। हिंड ब्रेन फर्दर डिवाइड होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरेबेलम, जो कि हमारी बॉडी की इनवॉलेंट्री एक्शंस को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ये तो हो गया हमारा ब्रेन, बट ब्रेन के अलावा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि भैया जो नर्व्स हैं वो तो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, बट ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड, जिस कारण स्पाइनल कॉर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये स्टार्ट होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा से। और अगर हम बात करें जहां पर हमारी बैकबोन खत्म होती है वहां जाकर ये क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। फिर अगर हम बात करें, इसका काम क्या रहता है, रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करना। रिफ्लेक्स एक्शन याद करिए, आपको डैमेज से क्या कर रहे थे, प्रिवेंट कर रहे थे। सेंसरी इंपल्स को क्या करती है, स्किन से मसल तक लेकर आती है, मसल से क्या करती है, ब्रेन तक लेकर आती है, और फर्दर इसी चीज को वो क्या करती है, रिपीट करती है। ये बात हो जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। बट यहां पर अगर हम बात करें, जब हमने हमारी बात करी तो हमने तो देखा कि हमारी बॉडी सर्टेन फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, बट हमारे जो प्लांट्स रहते हैं वो भी हमारी तरह क्या करते हैं, अपने मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। बट उनकी बॉडी में तो हमारी तरह ब्रेन नहीं रहता, मसल नहीं रहती, सेंसरी ऑर्गन नहीं रहते, बट वो किस तरीके से अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ध्यान दो, द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। जब प्लांट क्या करता है, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट में अपने मूवमेंट दिखाता है, बट उसके वजह से उसकी ग्रोथ नहीं होती है, ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, नास्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं, नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट कुछ और नहीं, नास्टिक मूवमेंट आर शोन बाय फ्लैट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज लीव्स,
एंड पेटल। जैसे मान लीजिए आप किसी प्लांट को टच कर देते हैं, एग्जांपल के तौर पे जब आप क्या करते हैं, छुई मुई पौधे को, छुई मुई वाला जो प्लांट रहता है उसको छूते हैं, जैसे हम उसको टच करते हैं उसकी पत्तियां क्या कर लेती हैं, अपने आप को क्लोज कर लेती हैं, क्योंकि वहां पर वो क्या करती है, अपने आप को प्रिवेंट करती है किसी भी तरीके के डैमेज से। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, या ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, नास्टिक मूवमेंट। बट प्लांट ऐसे भी मूवमेंट शो करता है जो कि क्या करते हैं, ग्रोथ रिलेटेड रहते हैं। जो नास्टिक मूवमेंट है वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, और जो कौन से वाले मूवमेंट रहते हैं, ट्रॉपिज्म वाले मूवमेंट रहते हैं, ये ग्रोथ डिपेंडेंट रहते हैं। तो प्लांट के जितने भी ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट रहते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं, ट्रॉपिज्म। अब कितने तरीके के ट्रॉपिज्म होते हैं उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें, जो हमारा प्लांट है वो मेनली 4 तरीके के ट्रॉपिज्म शो करता है। सबसे पहला रहता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म वो पर्टिकुलर ट्रॉपिज्म रहता है जहां पर प्लांट क्या करता है, सनलाइट के कारण अपने मूवमेंट को शो करता है। जैसे आपने देखा होगा, सनलाइट के कारण जो प्लांट का कौन सा वाला पार्ट रहता है, शूट वाला पार्ट रहता है, वो अपवर्ड क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो वो पॉजिटिव ग्रोथ दिखाता है, और जो रूट्स रहती हैं वो सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती है, तो वो कौन सा वाला दिखाती है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाती हैं। दूसरा होता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में क्या रहता है, जब प्लांट क्या करता है, ग्रेविटी के कारण अपनी ग्रोथ शो करता है। तो जो शूट वाला पार्ट है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में ग्रो करता है, तो उसको नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। बट अगर हम बात करें, जो रूट्स रहती हैं वो ग्रेविटी की तरफ जाती हैं, जिस कारण उसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। फिर आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। आपने देखा होगा, प्लांट की जो रूट रहती हैं, जहां पर सॉइल के अंदर पानी प्रेजेंट है उसके तरफ क्या करने लगती हैं, ग्रो करने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब याद करिए, आपने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जो हमारे प्लांट रहते हैं जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाता है, वो पोलन ट्यूब को क्या करता है, ग्रो करता है। वो क्यों कर पाता है, क्योंकि जो ओवरी वाला पार्ट रहता है उसके अंदर केमिकल रिलीज होते हैं। ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, कीमोट्रॉपिज्म। तो प्लांट के 4 तरीके के क्या रहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट रहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट रहते हैं जहां पर प्लांट क्या करता है, उन मूवमेंट को शो करता है जो कि ग्रोथ रिलेटेड रहते हैं। मे बी सनलाइट के कारण करे, मे बी किसके कारण करे, वो ग्रेविटी के कारण करे, हो सकता है वाटर के कारण करे, हो सकता है कीमोट्रॉपिज्म यानी केमिकल के कारण करे। बट यहां पर अगर हम बात करें, प्लांट की जो ग्रोथ रहती है वो काफी ज्यादा हो जाती है, जिस कारण वहां पर प्लांट की हमें ग्रोथ को क्या करना है, रोकना भी है। तो ऐसे कौन से हार्मोन्स रहते हैं जो प्लांट की क्या करते हैं, ग्रोथ दिखाते हैं, उसके बारे में जल्दी से क्या करते हैं, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो अभी तक हमने हमारे चैप्टर में क्या पढ़ लिया है, किस तरीके से एनिमल्स और किस तरीके से प्लांट क्या करते हैं, अपने मूवमेंट को शो करते हैं। बट हम ये किसके वजह से कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं एक्सटर्नल सिग्नल के वजह से, एक्सटर्नल स्टिमुलस के वजह से। बट हमारे बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म करने में या हमारी बॉडी की ग्रोथ में। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपने एक छोटा बच्चा देखा होगा, बचपन में तो बहुत ज्यादा छोटा रहता है, बट धीरे धीरे करके वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज उसकी बॉडी में प्रेजेंट रहती है जिसके कारण वो ग्रो करता है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, प्लांट्स का खत्म कर लेते हैं, क्योंकि प्लांट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो प्लांट में क्या बताया जाता है, ऑक्सिन। ऑक्सिन कहां पे प्रेजेंट रहता है, ऑक्सिन प्रेजेंट रहता है टिप ऑफ शूट एंड रूट। अब भैया टिप पे क्यों प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ये प्लांट की जो ओवरऑल लेंथ रहती है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। ऑक्सिन भले रहता कहां पर है, शूट के टिप पर रहता है, बट जैसे सनलाइट आती है तो उसका जो मूवमेंट रहता है वो शेडी रीजन में हो जाता है। शेडी रीजन वो रीजन रहता है जहां पर धूप नहीं पड़ती। धूप ना पड़ने के कारण आपने देखा होगा, प्लांट का जो धूप के नीचे वाला निचला वाला हिस्सा रहता है वो ज्यादा ग्रो करता है। तो ऑक्सिन क्या करता है, प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाता है। दूसरा रहता है जिब्रेलिन। दूसरा कौन सा रहता है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का काम क्या रहता है, ऑक्सिन जैसे ही प्लांट की लेंथ बढ़ाता है तो वहां पर सेल डिफरेंशिएशन काम करने का किसका रहता है, जिब्रेलिन का रहता है। ये नए सीड को क्रिएट करता है, हेल्प करता है ताकि प्लांट में सेल को डिफरेंट किया जा सके। फिर होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, प्लांट सेल में एजिंग प्रोवाइड करता है ताकि वहां पर क्या कर पाए, आसानी से वो नए सेल बना पाए। और अगर हम बात करें
जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा रहता है उसको भी वो इंप्रूव करता है। फिर अगर हम ध्यान दें एब्सिसिक एसिड, पहले तीन जहां पर प्लांट की क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, जो एब्सिसिक एसिड रहता है ये वो पर्टिकुलर हार्मोन रहता है जो कि प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करता है, क्योंकि अगर प्लांट बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे तो उसके वजह से भी क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो प्लांट क्या करता है, चार तरीके के हार्मोन्स की वजह से अपने मूवमेंट को शो करता है, ग्रोथ को शो करता है। ऑक्सिन रहता है, जिबरेलिन रहता है, साइटोकाइनिन रहता है, ये तीन रहते हैं जो कि क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। बट एब्सिसिक एसिड क्या करता है, प्लांट की जो ग्रोथ रहती है उसे स्टॉप करता है ताकि प्लांट को ज्यादा बढ़ने से रोका जा सके और उसे क्या करा जा सके, एक सर्टेन हाइट तक रखा जा सके, सर्टेन ग्रोथ तक रखा जा सके। अब यहां तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो हमारे क्या है प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हॉर्मोन्स के थ्रू अपनी ग्रोथ दिखा रहे हैं। बट अगर हम बात करें एज एन एनिमल, हमारी बॉडी भी क्या करती है, हॉर्मोन्स का इस्तेमाल करती है। भैया हॉर्मोन्स का इस्तेमाल क्यों करती है, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम रहता है उसका एक डिसएडवांटेज रहता है। जब आप एक बार किसी सर्टेन टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं उसके बाद आपकी बॉडी को क्या चाहिए रहता है, रेस्ट चाहिए रहता है, जिस कारण वहां पर देखा जाता है कि जो हमारे क्या रहते हैं, नर्वस सिस्टम रहते हैं वो 24/7 काम नहीं कर सकते, जिसके कारण हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं हार्मोन जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो चलो जल्दी से क्या करते हैं, उन हार्मोन के बारे में यहां पर पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से हार्मोन यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एड्रेनालाइन हार्मोन, कौन सा वाला रहता है, एड्रेनालाइन हार्मोन। ये हमारी बॉडी को क्या करता है, किसी भी तरीके के फाइट से बचने के लिए या फाइट करने के लिए प्रिपेयर करता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे इंडियन टीम विकेट लेती है, विराट कोहली उछक्कर क्या करता है, बोलता है इंडिया ने विकेट ले लिया है, इंडिया क्या कर गई है, जीत गई है। ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी में एड्रेनालाइन रिलीज होता है। साथ ही में आपने नोटिस किया होगा जब आप बहुत ज्यादा तेज गाड़ी चलाते हैं उस समय भी आपकी बॉडी बोलती है हाँ हमें गाड़ी और तेज चलाना है, और तेज चलाना है। ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी में एड्रेनालाइन रिलीज होता है जो कि क्या करता है, ब्लड में रश प्रोवाइड करता है और हम क्या कर पाते हैं, बहुत ज्यादा मजे मजे में या बहुत ज्यादा एक्साइटेड मैनर में किसी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फिर आपने देखा होगा ग्रोथ हार्मोन, क्या देखा है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर रहता है, ब्रेन के अंदर रहता है, जो कि क्या करता है, हमारी हेल्प करता है ग्रो करने में, हमारी बॉडी को हेल्प करता है डेवलप होने में। साथ ही में अगर हम बात करें, ग्रोथ हार्मोन इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहता है ताकि कोई भी व्यक्ति छोटा ना रह जाए। ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से ड्वार्फ हो जाते हैं और जो ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाते हैं वो गिग्नेटिज्म हो जाते हैं। भैया गिग्नेटिज्म का मतलब क्या रहता है, जहां पर अगर हम बात करें नॉर्मल व्यक्ति की जो हाइट रहती है वहां पर हमने देखा ये नॉर्मल व्यक्ति है, बट जिसके अंदर कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ है वो कैसे रह जाते हैं, छोटे से रह जाते हैं। बट जिनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाते हैं उनकी बॉडी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो ये कंडीशन जो रहती है ये भी अच्छी नहीं है, ये कंडीशन रहती है जो अच्छी नहीं रहती है, जिस कारण आपकी बॉडी में सफिशिएंट मैनर में ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब बात आती है इंसुलिन हार्मोन की। इंसुलिन को क्यों यूज करा जाता है, ताकि हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसे कंट्रोल रखा जा सके। जैसे जब हम खाना खा लेते हैं उस समय हमारी बॉडी का शुगर लेवल बढ़ जाता है, उसे कंट्रोल करती है इंसुलिन। जब हमारी बॉडी खाना नहीं खाती है, जब हम क्या रहते हैं, फास्ट पर रहते हैं, तो उस समय जब शुगर लेवल कम हो जाता है तो इंसुलिन उसे क्या करता है, बढ़ा देता है। फिर अगर हम बात करें थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म रहते हैं उसे बढ़ाता है। भैया मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ाता है, जो खाना हम खा रहे हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, उनके डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। इसके बाद बॉयज के अंदर रहता है टेस्टोस्टेरोन। फिर अगर हम बात करें जो गर्ल्स रहती हैं उनके अंदर रहता है ईस्ट्रोजन। यहाँ पर बॉयज के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक रहती है उसे टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ग्रो करता है। फिर अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन लड़कों के अंदर जो शोल्डर ब्रॉडन रहता है उसको करता है, वॉइस को क्रैक करता है। ईस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को लेकर आती है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो हो सकता है ज्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए, बट हमारी बॉडी क्या करती है, इसे कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम को बनाकर रखती है और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अगर आपको अभी तक किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रहा हो तो आपको क्या करना है, जल्दी से उस डाउट के बारे में बता देना है। चलिए
फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए रहता है, जैसे हमने देखा कई बार हमारी बॉडी में कम अमाउंट में हार्मोन हो सकता है, कई बार ज्यादा हो सकता है, तो वो हमेशा बैलेंस मैनर में रहे। कब हमारी बॉडी को कौन से हार्मोन की जरूरत रहती है, उस हिसाब से वो हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म और कुछ नहीं, ये हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम रहता है जो हार्मोन के रिलीजन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।